आज भी ये स्टॉक जो है 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। अशोक लेलैंड 1.5% ऊपर है। बजाज ऑटो में भी करीबन 1.25% का इजाफा है। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर भी आज 1% के इजाफे के साथ कामकाज करते हुए। आयुष्य हालांकि हरे निशान में है, लेकिन ज्यादा वहां पे मोमेंटम नहीं देखने को रहा। नीलेश, अगर टू व्हीलर स्पेस में खासतौर पर देखें, ईवी को लेते हुए, इंक्लूडिंग ईवी, सो व्हाट वुड यू प्रेफर? देखिए, टू व्हीलर स्पेस में हालांकि स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल काउंटर्स इतना पॉजिटिव नहीं है। अगर आप हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मे बी आयशा मोटर जैसे काउंटर्स पे नजर डालें तो कल के सेशन में हालांकि थोड़ा पुल बैक जरूर देखने को मिला था। आज एक फॉलोअप मूव है, बट ब्रॉडर सेटअप अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइडवेज टू नेगेटिव नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए टू व्हीलर स्पेस एज अ होल इट्स एन अवॉइड। बीट हीरो, आइचर, टीवीएस, इनफैक्ट ये सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा वीक है। बट यस, कंपेटिवली आइचर मोटर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके एक पुल बैक दिखा रहा है, तो वहां पर पुल बैक में आ सकता है। बट उसके अलावा अगर आप दूसरे काउंटर्स पर नजर डालें, मारुति, अशोक लेलैंड, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है विद इन ऑटो पैक, तो वहां पर फोकस करके चल सकते हैं। ओके, चलिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखते हैं। आज अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो 2.25% ऊपर है। अडानी पोर्ट्स में भी करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और अन्य अडानी ग्रुप की कंपनीज जो है वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना। सो अडानी ग्रुप में बहुत सारे हर्डल्स आए, बॉटलनेक्स आए, बट द ग्रुप इज डूइंग क्वाइट वेल। और अगर हम जितने भी एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें, सो ये ग्रुप सबसे आगे सभी एक्सपेंशन प्लान्स में है। सो अविनाश सर, अडानी ग्रुप स्टॉक्स एज अ ग्रुप एज अ होल आपको कैसा लगता है? एंड इसमें से आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स या प्रेफर्ड कंपनीज कौन सी हैं? नहीं, देखिए, अडानी ग्रुप इज वेल नोन फॉर ग्रोथ। इनफैक्ट ग्रोथ को लेके ही मार्केट अडानी ग्रुप के बारे में पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट सबसे अच्छा विकल्प लगता है। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था कि इनके जो पोर्ट फैसिलिटीज है वहां पे इनको एमएनसी कोई फॉरेन कंपनी से बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ग्रुप ने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट किया है। और दूसरा अडानी पावर होगा। देखो गीतू जी, मुझे लगता है कि पावर का जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रहा है और जिस प्रकार से ये अभी जोग्राफिकली फैसिलिटीज बढ़ाना भी चाहते हैं, तो अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स, ये विकल्प मुझे लगता है कि अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा। क्लियरली आई थिंक ये ग्रुप में एक अच्छी बात है कि परफॉर्मेंस के ऊपर इनका पूरा फोकस है और नंबर्स अच्छे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर किसी को खरीदना है और इन्वेस्टमेंट करना है तो ये दो विकल्प हमारी तरफ से। चलिए कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जो अपने ऑल 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास भी है। एक है जीएमआर एयरपोर्ट, आज 115 के स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। 2% का इजाफा है 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे यहाँ पे कामकाज करते हुए। और दूसरा स्टॉक जो है वो है पिरामिड फाइनेंस, ये भी अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है 1.25% के इजाफे के। दोनों ही स्टॉक्स चार्ट्स पे आपको कैसे लगता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जीएमआर एयरपोर्ट पर नजर डाले तो काउंटर ने काफी अच्छा मोमेंटम हाल फिलहाल में दिखाया है। इनफैक्ट महज कुछ ही परसेंटेज दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। जिस हिसाब से मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्शन पर गिरावट अगर मिलती है तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। और इस काउंटर में 118 से 120 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय डिक्लाइन का स्ट्रक्चर है। करंट लेवल पर ऐड ना करते हुए थोड़ी सी गिरावट का इंतजार कीजिए। और 110 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहें। 118 से 120 तक के लेवल हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पीरामल फाइनेंस लिमिटेड, यहाँ पर भी काफी अच्छा मोमेंटम हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। जब से ये काउंटर लिस्ट हुआ है तब से यहाँ पर एक सेक्युलर अपटर्न हम कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है। फर्दर अपसाइड 2300-2400 तक की हमें देखने को मिल सकती है। 2100 के स्टॉप लॉस से गिरावट पर यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए रुक करते हैं ओएमसीज का। आज ओएमसीज जो है वो थोड़े अच्छे मूड में है, हरे निशान में है। और क्रूड ऑयल से जुड़ी कंपनियां, जो अविनाश सर ने पहले ही कहा, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो केमिकल्स हो, वहां पे काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। सो अविनाश सर, इस पूरे स्पेस में चाहे वो केमिकल्स हो, पेंट्स हो, ओएमसीज हो, आपको क्या पसंद है, क्या लेना चाहिए? बिकॉज नाउ क्रूड इट सीम्स दैट उसका अपसाइड जो है वो कैप हो चुका है। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये तीनों विकल्प मुझे लगता है काफी अच्छे हैं। क्योंकि लग तो रहा है कि Q1 भी इनका ठीक ठाक आएगा और Q2 तो काफी अच्छा आना चाहिए, क्योंकि पूरा तरह से लोअर क्रूड प्राइसेस का इफेक्ट आना चाहिए।
पेंट्स की बात करें तो मुझे लगता है बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, ये दोनों कंपनीज में अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए, क्योंकि क्लियरली इनको बेनिफिट मिलेगा। एविएशन में तो हम अभी भी इंडिगो को रेकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वही 50% इकलौता। मार्केट शेयर है, तो इनके जी। लिए तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम के बाद एक बहुत अच्छा अर्निंग बूस्टर आने वाला है। और हम्म, केमिकल में मुझे लगता है कि देखिए, कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है जो संजीव हम्म, गोयनका के अंडर है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट क्रूड रिलेटेड है। और उसके हम्म, बाद सीएट है, टायर कंपनीज है, जेके इंडस्ट्रीज है, सीएट है, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि कहीं ना हम्म, कहीं मार्केट Q2 का नंबर्स ऑलरेडी डिस्काउंट करना चालू हो चुका है, और Q1 के बाद जो कमेंट्री आएगी वो मेरे ख्याल से इस बात को मैनेजमेंट ऑलवेज कोशिश करेंगे हाईलाइट करने को। तो यहाँ पे हम्म। जब भी मार्केट में थोड़ी बहुत कमजोरी आती है या आपको अच्छे प्राइस पे मिलता है, तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, इटर्नल को देखिएगा नीलेश, आज निफ्टी का टॉप के अंदर है, 4% का इजाफा, 274 के आसपास का लेवल है, 230 टू 10 तक भी गया था, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक सस्टेन कर रहा है अप मूव पे। और दूसरा स्टॉक है नेस्ले इंडिया, जहां पे कंजम्पशन स्टोरीज अगेन प्लेइंग आउट, मॉनसून डेफिसिट है, उसका इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि अगले 2 महीने जो है मॉनसून के अच्छे निकले। तो नेस्ले एंड इटर्नल, दे आर द टॉप लीडर्स ऑफ निफ्टी 50 टुडे। बिल्कुल मैम, देखिए एटर्नल का सेटअप काफी अच्छा है। इनफैक्ट डिस्क्लेमर दूंगा, ये हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी थी, हालांकि पार्ट प्रॉफिट आज बुक कर लिया है, बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है 285 से 290 तक के लेवल्स बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काउंटर ने ब्रेक कर दिया है, और एक काफी अच्छा बेस बनाने के बाद मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल करंट लेवल पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 265 का स्टॉप लॉस होगा, 290 से 300 तक की पोजीशन अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए नेस्ले इंडिया ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस पर हालांकि हम उतने बुलिश नहीं है। कंपेटिवली ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस पिछले 5-6 साल से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बट अगर कोई एक स्टॉक पिक करना है तो नेस्ले इंडिया एक प्रीफर्ड बेट होगी, जहां पर काफी अच्छा सेटअप हमें नजर आ रहा है। काउंटर ने लगातार एक हाइट एंड बॉटम फॉर्मेशन मंथली टाइम फ्रेम पे बनाया है, और जो रिसेंट कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से 1480 से 1500 तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल 1400 के नीचे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर गिरावट पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। विनाशा, व्हाइट गुड्स की बात करते हैं। गर्मी इतनी हो चुकी थी कि एसी की खपत, डिमांड जो है वो बढ़ती है। वोल्टास एक अच्छा परफॉर्मर भी रहा है, हेवल्स में भी आज एक उछाल देखने को मिल रहा है। सो व्हाइट गुड्स को लेके आपकी प्रक्रिया, खासतौर पे ब्लू स्टार जैसी कंपनियां जहाँ पे उनका एक्सपोजर जो एसी में है वो कुछ ज्यादा है, तो ये कंपनी से आपको कैसी लगती है, और क्या लगता है नतीजे बेहतर हो सकते हैं, आउट परफॉर्मेंस हो सकती है? नहीं नहीं, नतीजे तो डेफिनेटली बेहतर हो सकते हैं, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल से जो गर्मी शुरू हो चुकी है वो अभी शायद थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अभी मानसून का सीजन शुरू हो चुका है। बट कहीं ना कहीं जून का नंबर मुझे लगता है कि एक बार रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अपटिक इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। हमारा मानना है कि देखिए, अगर आप इस सेक्टर को देखेंगे तो वोल्टास है, हेवल्स है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन का इफेक्ट आपको जून क्वार्टर में देखने को मिलेगा। बट उसके बाद जिस प्रकार से सीजन बदलता है, मेरे ख्याल से मार्केट में कंपनीज की क्या कमेंट्री रहेगी, क्योंकि नॉर्मली पहला हाफ इन कंपनीज के लिए बहुत बेहतरीन होता है, उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ा सा मॉडरेशन आता है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, और फ्रेश खरीदारी Q1 के नंबर्स के बाद ही करे। नीलेश, निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, आउट परफॉर्मेंस, यही एक इंडेक्स है जो खड़ा रहा, रेजिलियंट रहा। लेकिन आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। जो आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं उसमें वोकहार्ट, एबॉट, सन फार्मा और बायोकॉन है। बाकी सब इंडेक्स के स्टॉक्स जो है वो लाल निशान में। फार्मा स्पेस में अगर इस करेक्शन में या गिरावट में कुछ एक्यूमुलेट करना हो तो क्या? हाँ देखिए, फार्मा स्पेस में स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां पर अभी भी सेटअप स्ट्रांग नजर आ रहा है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग आज अक्रॉस ऑल हेल्थ केयर स्टॉक्स हमें देखने को मिल रही है, बट अगर मुझे कुछ पिक करना है तो दैट वुड बी लॉरस लैब, जहां पर अगर और मीनिंगफुल करेक्शन मिलता है तब वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना के चलने की सलाह होगी 1440 के स्टॉप लॉस से। एंड पोजिशनली यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है ग्रेजुअली काउंटर 1550 से 1600 तक की जोन में जा सकता है। तो rather than going for a traditional जो फार्मा कंपनीज है जहाँ पर सिप्ला, ग्लेनमार्क, लुपिन, ये सब काउंटर्स में मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। बट यस, अगर कोई और गिरावट मिलती है तो काउंटर्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल, लॉरस लैब, लाल पैथ लैब, ये कुछ चुनिंदा नेम्स हो गए जहां पर खरीदारी करने की सलाह हो।
ओके, अविनाश सर, केपीआईटी टेक कंसर्न उसने रेज किए हैं कि भाई साहब रिजल्ट जो है उसमें डेंट आ सकता है, मार्जिन दबाव में रह सकते हैं, थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप, और उसके चलते हुए सभी आईटी पैक में मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है आज दबाव में देखने को मिल रहे हैं, और केपीआईटी टेक पे भी 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सो आईटी एज अ स्पेस जहां कभी ना कभी बाउट ऑफ बाइंग आती है, ये सोच के कि आईटी बबल वहां फटने वाला है, तो यहाँ रब ऑफ तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि द इंटरेस्ट कम्स बैक टू द इंडियन आईटी स्पेस, और हड़बड़ाहट में इंडियन आईटी कंपनीज जो है अब एक्विजिशन कर रही है एआई स्पेस। आप इस पूरे सेक्टर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और कुछ खरीदेंगे या फिर अभी भी कॉशियस अप्रोच के साथ ही रहेंगे? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि खरीदने की जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए Q1 का नंबर आने के बाद थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा कि किस प्रकार से ग्रोथ चल रहा है। और लग तो नहीं रहा है कि Q1 कोई दमदार या कोई बड़ा फायरवर्क वाला क्वार्टर रहेगा, क्योंकि अभी भी देखिए पुराने ऑर्डर्स चल रहे हैं, नए ऑर्डर्स तो अभी भी इंडियन कंपनीज को मिले नहीं है। और जिस प्रकार से अभी गाइडेंस केपीआईटी ने दिया है, देखिए कोई भी कंपनी जब ऐसा गाइडेंस देती है तब क्लियरली ये कॉशियस रवैया होता है कि आप पहले एक्सीडेंट होने के पहले आप वार्न करते हो, और आज हमने देखा कि 15% एक दिन में स्टॉक गिरा है। तो मुझे लगता है कि देखिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Q1 ऐसा कोई बड़ा क्वार्टर होगा ऐसा लगता नहीं है। और अभी भी यूएस के पाइपलाइन डील्स में हम देखें तो ऑर्डर विन बहुत धीरे से चल रही है, बड़ी कंपनीज को ऑर्डर बहुत कम मिल रहे हैं। तो ये केपीआईटी तो टायर 2 छोटी कंपनीज में हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं निवेशकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए ऐसा नहीं कि इंडियन आईटी कंपनीज बंद हो जाएगी, लेकिन जो ग्रोथ है ना वो मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर के बाद आने की पॉसिबिलिटी है। पहले दो क्वार्टर जो रहेंगे वो काफी नरम आएंगे, और हो सकता है कि आपको शायद थोड़ी सी और बिकवाली का प्रेशर देखने को मिले। तो खरीदने के मौके बाद में मिलेंगे मेरे ख्याल से। Q1 नंबर आने दीजिए, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, उसके बाद एक व्यू हम बना सकते हैं। बट अभी फिलहाल इससे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना चाहिए। ओके नीलेश, एक स्टॉक देखिएगा, जी एंटरटेनमेंट, बहुत समय से ड्रैग करता रहा, नीचे जाता रहा, लेकिन फीफा के राइट्स मिलने के बाद, वर्ल्ड कप के राइट्स मिलने के बाद ये स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, और अब तो चाइनीज इन्वेस्टर इज बैक। तो वो खबर जो है वो आज स्टॉक को होल्ड करते हुए ऊपर के लेवल्स पे। सो जी एंटरटेनमेंट एट करंट प्राइस क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय बाद यहाँ पर अट्रैक्शन फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद हमने 90-95 के लेवल से एक ब्रेकआउट देखा था। अब फिर से ऊपरी स्तरों से 120 के लेवल के आसपास के हाई बनाने के बाद फिर से कूल ऑफ हुआ है, तो ये रिट्रेसमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पर फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं। 98 के आसपास का काउंटर के अंदर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो सबसे पहले वहां पर स्टॉप लॉस अपना होगा। करंट लेवल पर लॉन्ग कर रहे हैं तो 120-125 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, बैंकिंग पे भी अविनाश सर क्या पसंद है आपको? प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज? देखिए बैंकिंग में हमको लगता है कि सरकारी बैंक्स अभी भी काफी वेल पोजीशनड है। एसबीआई में आपने भी सुना होगा कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ आने वाला है करीबन 12-13 हजार करोड़ का, तो एसबीआई के लिए अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग का एक ट्रिगर है। प्लस नंबर्स मुझे लगता है Q1 के काफी अच्छे आएंगे। उसके बाद सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो कहीं ना कहीं देखिए वैल्यू अभी भी इन बैंकों में है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ग्रोथ नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक तो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी मूव आने की अपेक्षा कम है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इनको अच्छी प्रीमियम वैल्यूएशन दे चुका है। बट अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखेंगे या कैनरा बैंक देखेंगे या एसबीआई देखेंगे, तो मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू है कि Q1 अगर थोड़ा सा भी बेहतर आता है मार्केट के उम्मीद से, तो आपको एक अच्छी बढ़त मिलेगी, और क्लियरली आने वाला साल अच्छा रहना चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ भी डबल डिजिट्स में हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग के लिए ये सारे जो विकल्प है ये हमको काफी अच्छा लगता है। नीलेश, दो दिग्गज स्टॉक्स की बात करते हैं। एक है रिलायंस, जिसमें सारी अच्छी खबरें हैं, आईपीओ भी आने वाला है लेकिन चल नहीं रहा। दूसरा है एलएनटी, जहां पे मिडिल ईस्ट में ये माना जाता है कि जब वहां पे पीस स्टॉक्स हो जाएंगी, डील हो जाएगी, तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में सबसे बड़े ऑर्डर्स एलएनटी को ही मिलेंगे। उसके बाद वो चला भी बहुत, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स दे लाइक क्वाइट लो, मतलब चलते हैं, थक थक के चलते हैं। कुछ लगता है इसमें कुछ मोमेंटम वापस लौटेगा? देखिए बिल्कुल ठीक है आपने। एलएनटी जिस हिसाब से न्यूज और खबरें आई थी कि मिडिल ईस्ट टेंशन जहां पर कूल ऑफ हो रहा है, उसके बाद हमने काफी अच्छा रनअप देख चुके हैं।
बट ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर रहा है और फिर से प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। बट इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखना होगा। अगर थोड़ा लंबा नजरिया है तो मेरे ख्याल से अगर 4,000 या उसके नीचे मिलता है तो इसे एक्यूमुलेट करें। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में काउंटर रहा है, बट यस इन बिटवीन हमें इस प्रकार के कूल ऑफ देखने को मिलेंगे जहां पर गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह होगी। तो बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए यहाँ पर एलएनटी जैसे काउंटर में। बट यस हैविंग सेड दैट अभी भी जगह है कि 4,000 या उससे नीचे तक ये काउंटर फिसल सकता है। पोजिशनली 4300 से 4500 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। कमिंग टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक है आपने, काफी लंबे समय से यहाँ पर भी हम कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस देख रहे हैं। सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। हालांकि एक इमीडिएट 21 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर रिक्लेम जरूर किया है। बट सिमिलर स्ट्रेटेजी पोजिशनल नजरिया है तो यहाँ पर खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 1350 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई बड़ी अपसाइड की गुंजाइश ना रखें। बट यस हैविंग सेड दैट गिरावट पर इसे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अविनाश सर, डिफेंस स्पेस में कुछ करना चाहिए इस समय? नहीं, डिफेंस स्पेस में देखिए, अगर नजरिया आपका थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म है तो मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ये कंपनीज में मुझे लगता है कि आपको एक टुकड़ों टुकड़ों में स्टैगर्ड वे में जरूर पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स तो बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फोकस कर रहा है, नए ऑर्डर्स भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दो बड़े दिग्गज प्लेयर्स पे हम पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखिए, पैसा जरूर बनेगा बट थोड़ा स्लोली बनेगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो है वो अभी सारा कुछ सबको पता है। तो कंपाउंडर स्टॉक्स वाले 15-20% की रिटर्न के लिए आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं।